So welcome back everybody to this wonderful session after so long, and this is lecture number 4. Yes, 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं. दिस लेक्चर नंबर 4 ऑफ सॉल्यूशन. और काफी दिन बाद, क्योंकि बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था हमारे क्लासेस में, तो आज हम वापस से अपने ट्रैक पे कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने सॉल्यूशन की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं. उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर ले जाए कि भैया प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था. तो भैया प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था. उससे पहले मैंने जो थर्ड लेक्चर की जो शुरुआत की थी उसमें मैंने राउल्ट्स लॉ के बारे में समझाया था. ठीक है, राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या होता है मैंने समझाया था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, बट जो पार्शियल प्रेशर होगा ये एक वोलेटाइल सॉल्वेंट का होगा. तो आई थिंक सभी लोग बैकलॉग कवर अप कर चुके हैं. ठीक है, जितने भी जो बच्चे उस दिन नहीं थे लाइव क्लास में, आई थिंक उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह एक्सेस कर ली होगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड लेक्चर. फिर हमने इसमें अंदर एक केस भी देखा था, प्लस हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था राउल्ट्स लॉ का. इस ग्राफ का आज भी हम यूज करेंगे, बट मैं बताऊंगा कहां. बट उससे पहले लेट्स स्टार्ट विद द क्विक इंथुजियाज्म. और आज के सेशन लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत होती है बड़े ही बढ़िया से टॉपिक से. टॉपिक का नाम डालिए मेरे साथ, दैट इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन. ध्यान से समझिएगा, अच्छा टॉपिक है. रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर. अब ये क्या है सर, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं नया टॉपिक क्या है, तो आइए समझिए मेरे साथ. टॉपिक जो है, द टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर प्रेशर. मतलब सिंपल सी बात ये है कि सर अभी जो राउल्ट्स लॉ के अंदर हमने पढ़ा, जो कि बेसिकली थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था, कि जो प्रेशर होता है, यहाँ पार्शियल प्रेशर होता है वोलेटाइल सॉल्वेंट का, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है, बट अब इस आज का जो टॉपिक है वो ये कह रहा है कि हमें रिलेशन बेसिकली इस्टेब्लिश करनी है, हमें रिलेशन बताना है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एंड वेपर वेपर प्रेशर. इन दोनों में क्या रिलेशन है. कहने का मतलब सिंपल ये कि सर अगर आपके पास मान लो कि एक सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है, मान लो हमारे पास ये सोल्यूशन था, ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है, दिस इज आवर सोल्यूशन. ठीक, अब अगर इसी सोल्यूशन को लेट्स से मैं नीचे से हीट करूं, जो अभी हम पिछले कई लेक्चर में हमने देखा है, तो क्या होता है सबको पता है कि सर वेपर फॉर्म हो जाएगा, ऐसे वेपर बन जाएंगे. तो सोल्यूशन के अंदर सोच के देखो, जो बेसिकली जो आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन का लिक्विड फेज हो जाएगा, और जैसे ही इस सोल्यूशन को आप हीट करोगे तो सर लिक्विड फेज के ऊपर इस सोल्यूशन का वेपर फेज भी होगा. अब ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन का रिलेशन निकालेंगे. किसके किसके बीच भैया, लिक्विड फेज में जो सॉल्यूशन है बेसिकली उसके अंदर जो वोलेटाइल सब्सटेंस है उसका मोल मोल फ्रैक्शन, और वेपर फेज में, क्योंकि भाई जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वही वेपर बनाएगा, तो लिक्विड फेज को अलग करो, वेपर फेज को अलग करो, और उन दोनों के मोल फ्रैक्शन के रिलेशन को स्टैब्लिश करना है. और यही आज का हमारा पहला टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 का. तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि टॉपिक जो है भैया वो टॉपिक है क्या, आया कहां से. सिंपल सी बात है सर, हमारे पास एक सोल्यूशन था, मान लो सोल्यूशन में ए और बी, एक ए आपका सॉल्वेंट है, बी आपका सोल्यूट है. एज यूजुअल इस चैप्टर में बी सोल्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो भैया लिक्विड फेज भी है, और जैसे ही उसने लिक्विड को हमने सॉल्यूशन को सर हमने हीट किया तो वेपर फेज में कन्वर्ट हो गया. अब हमको क्या करना है, इस वेपर फेज और लिक्विड फेज इन दोनों के मोल फ्रैक्शन के रिलेशन को देखना है. दैट क्वाइट इंटरेस्टिंग. अब सोचो मेरे साथ, क्या सर सोल्यूशन क्या है, ए प्लस बी, मतलब सोल्यूशन बेसिकली किससे मिलकर बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट. तो मैंने बोला कि सोल्यूट सॉल्वेंट लेट से ए है, सोल्यूट लेट से बी है. तो सोल्यूशन जो बना है वो किससे बना है भैया, ए और बी दोनों से मिलकर बना है. ठीक है, मतलब लिक्विड फेज में भैया कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ए का भी रहा होगा, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन बी का भी रहा होगा. मान लो कि ए और बी दोनों क्या है, वोलाटाइल सॉल्वेंट एंड वोलाटाइल सोल्यूट है. ठीक है, तो कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ए का भी रहा होगा, कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन बी का भी रहा होगा. मतलब भैया ए ने भी वेपर बनाया है और बी ने भी वेपर बनाया है. तो अगर सॉल्यूशन के अंदर ए और बी दोनों वोलेटाइल है, तो भैया जो वेपर प्रेशर होगा इसके अंदर भी तो भैया ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल का वेपर होगा. बिल्कुल सर, सोल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों मान लो क्या है, इस केस में वोलाटाइल है, जो हमने सोल्यूशन लिया है इसके अंदर सोल्यूट भी वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, और जो वोलाटाइल होता है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि भाई वेपर बनाता है. तो वेपर फेज में भी भैया कुछ ना कुछ फ्रैक्शन होगा ना,
ए और बी दोनों का। क्यों? क्योंकि ए और बी अगर दोनों वोलेटाइल है तो भैया दोनों प्रेशर बनाएंगे, और जब प्रेशर के अंदर आप देखोगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ए का ए की वजह से भी वेपर प्रेशर बना होगा और बी की वजह से भी वेपर प्रेशर बना होगा। मतलब सॉल्यूशन फेज में भी ए और बी के दोनों के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है और वेपर फेज में भी ए और बी दोनों के मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि लेट्स से मैं बोलता हूं कि भैया एक्स ए में लिखता हूं, एक्स ए क्या है, एक्स ए को मैं डिनोट करूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, अच्छा, ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड फेज है उसके ए के मोल फ्रैक्शन को मैं एक्स से डिनोट करता हूं। तो अगर मैं एक्स भी लिखूंगा तो भैया ये होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं एक्स ए और एक्स बी लिख दूं तो एक्स ए एक्स बी क्या बता रहे हैं भैया, एक्स ए बता रहा है कि कितना मोल फ्रैक्शन ए का है लिक्विड फेज में, और एक्स बी क्या बता रहा है कितना मोल फ्रैक्शन बी का है लिक्विड फेज में। तो ये तो चलो लिक्विड फेज की बात हो गई। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि फिर भैया वेपर फेज में भी तो ए और बी दोनों की वजह से वेपर बना है, तो भैया वेपर फेज में भी क्या होगा, ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन होगा, तो उसको भी क्या एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे क्या? द आंसर इज नहीं। अगर मैं वाई ए लिख दूं तो वाई ए का मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, अब लिक्विड फेज नहीं, अब वेपर फेज। ओ, मतलब वेपर फेज के लिए वाई ए की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अगर हम वाई ए कहीं लिखते हैं इट मींस वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है वेपर फेज का। अच्छा, अगर सर वाई भी लिखा हो मतलब ये मोल फ्रैक्शन डिपिक्ट कर रहा है, ये मोल फ्रैक्शन बता रहा है किसका, बी का, लेकिन लिक्विड फेज में नहीं, इन वेपर फेज। मतलब अगर लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं एक्स से एक्स भी लिखूंगा, और अगर वेपर फेज में मुझे मोल फ्रैक्शन लिखना है तो मैं वाई ए और वाई भी लिखूंगा। बोलो इतना समझ आया कि भैया लिक्विड फेज का क्या खेल है और वेपर फेज का क्या खेल है? बताओ, क्या इतना सबको चमक गया कि ठीक है सर हम समझ गए। एक हमने सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमारे पास ए और बी दोनों वोलेटाइल थे, जैसे ही हमने हीट किया भैया लिक्विड फेज से क्या होगा, वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ए और बी दोनों वोलेटाइल है मतलब दोनों वेपर प्रेशर बनाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ए और बी का लिक्विड फेज में भी होगा और कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन ए और बी का वेपर फेज में भी होगा। एक्स ए और एक्स बी रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन को, और वाई ए एंड वाई बी रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा वेपर फेज के मोल फ्रैक्शन को। बताओ इतनी बात चमक गई? अगर इतनी बात चमकी तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं आपको रिलेशन बताऊंगा, फटाफट से बताऊं। क्या ये सब कुछ समझ गया? यस सर, एक्स एक्स बी लिक्विड फेज के लिए, वाई ए वाई बी वेपर फेज के लिए। जल्दी से टेल मी क्विकली, लिखो चैट सेक्शन में ताकि टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से कवर अप करें फटाफट से। आवाज तो आ रही है मेरी प्रॉपर? बताओ यार। हम्म, शत्रुल, विश्वजीत को तो समझ आया। चलिए आपको अगर सिंपल समझ आया ना, सिर्फ सी एल आर लिख दो, मैं समझ जाऊंगा कि यस क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड। चलो अब देखो, अब सर टॉपिक था हमारा कि हमको इन दोनों के मोल फ्रैक्शन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अब वो कैसे करें? तो यहां मैं आपको छोटी सी चीज बताऊंगा। क्या? एक लॉ होता है, छोटा सा लॉ, मेरे साथ सीख लीजिए, और उस लॉ को कहते हैं डाल्टन्स लॉ। कौन सा लॉ? डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक छोटा सा लॉ है, इसके बारे में जान लीजिए, फिर मैं आपको रिलेशन एस्टैब्लिश कराऊंगा, क्योंकि डाल्टन्स लॉ के रिलेशन का यूज होगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। बड़ी सिंपल सी बात है। जैसे हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था पीछे, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या था भैया, राउल्ट्स लॉ ये कहता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। तो फिर हमने राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या देखा था, पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, देखा था हमने, ये राउल्ट्स लॉ होता है। बस यही सेम चीज में एक चेंज करना है। क्या भैया, जो डाल्टन्स लॉ है ना, ये पूरे सॉल्यूशन के लिए होता है। मतलब पूरे सॉल्यूशन के अगर मुझे प्रेशर को लिखना होगा
तो मैं बोलूंगा कि पूरे सोल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आप डाल्टन लॉ को याद रख लो। डाल्टन लॉ ये कहता है कि जो भी प्रेशर होगा, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। सिंपल सा डाल्टन लॉ। अगर इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल सिर्फ एक लाइन का स्टेटमेंट याद रख लो। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि भैया पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। बस बस इस एक लाइन को याद रखोगे तो अभी जो मैं रिलेशन एस्टेब्लिश कराने वाला हूं वो तुम्हें रिलेशन जरूर क्लियर हो जाएगा। जहां मैं फिर से लिख देता हूं, पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? पी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्शियल प्रेशर। पी टी का रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रेशर। किसका? ऑफ मिक्सचर कह लो या सॉल्यूशन कह लो, एक ही बात है। और एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन को। तो ये छोटा सा बस एक डाल्टन्स लॉ था। कुछ अगर कंफ्यूजन हो रहा है बहुत सारा तो कुछ नहीं याद रखो, बस एक ये लाइन याद रख लो, दैट इज P इज इक्वल्स टू PT इंटू एक्स, जहां P है पार्शियल प्रेशर, PT है टोटल प्रेशर और x है आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब सर ये क्यों बताया, मेरे साथ ध्यान दो। मैं इसलिए बताया क्योंकि हमें टारगेट हमारा क्या है? टारगेट है सर ये रिलेशन निकालना, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज और वेपर फेज का। सॉरी हाँ, लिक्विड फेज और वेपर प्रेशर एक ही बात कह लो। फेज कह लो, वेपर फेज कह लो, वेपर प्रेशर कह लो, एक ही बात है। ठीक है, चलो। अब देखो कुछ करना नहीं है सर, कुछ करना नहीं है फिर यहाँ क्यों लेके आओ? बड़ी सिंपल सी बात है। देखो अब रिलेशन निकालते हैं। करना क्या है? कंबाइन करो। क्या कंबाइन करें सर? कंबाइन करने के लिए क्या है हमारे पास? है, बिल्कुल है। कंबाइन करो। क्या कंबाइन करो? राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ दोनों को कंबाइन करो। तो लिखो कंबाइंस डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ बोथ। है, ऐसा है क्या? बिल्कुल। अच्छा एक और चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो डाल्टन्स लॉ होता है ना, ये जो मैं स्टेटमेंट आपको लिखवाया हूं, P इज इक्वल्स टू PT इंटू एक्स, ये सिर्फ और सिर्फ गैस फेज के लिए होता है। गैस फेज इन द सेंस वेपर फेज के लिए। मतलब डाल्टन्स लॉ किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ और सिर्फ वेपर फेज के लिए। तो आप फिर बोलोगे सर ये राउल्ट्स लॉ फिर किसके लिए डिफाइन है? तो ये आपके लिक्विड फेज के लिए डिफाइन है। मतलब सिंपल सी बात, कौन सी बात भैया? राउल्ट्स लॉ आएगा मतलब लिक्विड फेज में डिफाइन होगा, और अगर डाल्टन्स लॉ आएगा मतलब वो गैसियस फेज या फिर वेपर फेज में डिफाइन होगा। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आप ये भी लिख सकते हो। मतलब जब आप लिक्विड फेज में हैं तो आप कैलकुलेशन के लिए राउल्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप वेपर फेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप वही राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे, दैट इज P इज इक्वल्स टू PT इंटू एक्स। ये गैस फेज के लिए है, वेपर फेज के लिए है, और राउल्ट्स लॉ किसके लिए है? लिक्विड फेज के लिए। अब मैंने बोला कि कंबाइन करो डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को। कैसे? बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं भैया। हमको क्या निकालना है? हमको रिलेशन निकालना है किसमें? लिक्विड फेज और वेपर फेज में। तो लिक्विड फेज में भी ए और बी दोनों है और वेपर फेज में भी ए और बी दोनों है, तो भैया अलग अलग निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं ए के लिए, फॉर ए, और फिर निकालेंगे इधर साइड में फॉर बी। मैंने क्या बोला? कंबाइन करो किसको? डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ। मतलब सिंपल क्या कर दो? सिंपल कर दो राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू डाल्टन्स लॉ। हाँ, क्या करना है हमें? बस एक काम करना है, क्या? राउल्ट्स लॉ को डाल्टन्स लॉ के बराबर कर दो। क्यों ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए सिंपली किया कि भैया जैसे जैसे आप हीट करोगे तो जितनी लिक्विड फेज के अंदर ये जो ए और बी है, ये जितना क्या करें, जितना इनको हीट करोगे उतना ही ये वेपर बनाएंगे। लॉजिक है बिल्कुल। भैया जितना पानी को आप गर्म करोगे उतना वो भाप बनेगा। मतलब जितना आपका अमाउंट लिक्विड फेज से कम हो रहा है उतना अमाउंट वेपर फेज में क्या हो रहा है? बनते जा रहा है। इसलिए मैंने क्या बोला कि राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू डाल्टन्स लॉ कर दो। तो सोच के देखो, अगर ए के लिए मैं राउल्ट्स लॉ लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? सर बड़ी सिंपल सी बात है, राउल्ट्स लॉ होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यही होता है राउल्ट्स लॉ। और भैया अगर डाल्टन्स लॉ लिखो ए के लिए तो मैं क्या लिख सकता हूं? भैया टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हाँ, मतलब ये है राउल्ट्स लॉ और ये है डाल्टन्स लॉ। क्या करना है? दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन इन द सेंस दोनों को बराबर कर दो। तो ए के लिए राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू डाल्टन्स लॉ कर दो तो हमको मिला पी नॉट ए इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू पीटी इंटू एक्स ए। सॉरी, एक्स ए नहीं, वाई ए। किस लिए वाई ए भैया? क्योंकि सोचो
डाल्टन्स लॉ किसके लिए होता है भैया? वेपर फेज के लिए। राउल्ट्स लॉ भैया लिक्विड फेज के लिए। तो लिक्विड फेज में तो एक्स से यूज करते हैं, बट वही जब हम वेपर फेज में जाते हैं तो पीछे देखो वाई ए हो जाता है वेपर फेज के लिए। किसका मोल फ्रैक्शन? ए का, इसलिए मैंने यहां वाई ए यूज किया। तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, डाल्टन्स लॉ ही है, बस यहां वेपर फेज में एक्स ए को वाई ए लिख दिया गया है। क्यों? क्योंकि भैया वाई ए क्या है? वाई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो ये हमको ध्यान देना है बस। अच्छा, अब यहां से सोच के देखो, क्या मैं वाई ए निकाल सकता हूं? बिल्कुल। वाई ए क्या है भैया? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। तो वाई ए क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी। पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी टी। तो देखो एक रिलेशन हमें मिल गया, किसके किसके बीच? वाई ए और एक्स ए के बीच। तो आप चाहो तो एक रिलेशन याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको खोल के भी आप लिख सकते हो। खोल के कैसे? याद करो, पीटी क्या होता है भैया? अरे भैया पीटी होता है टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर क्या है? तो पी नॉट ए इंटू एक्स तो सेम रहेगा, बट अभी अभी हमने जब हम राउल्ट्स लॉ पढ़े तो हमने पढ़ा था कि टोटल प्रेशर क्या होता है? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्यों? क्योंकि टोटल प्रेशर दिखाता है पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर, और पूरे सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, तो इसलिए पीटी को मैं खोल के क्या लिख सकता हूं? नीचे लिख सकता हूं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो ये रिलेशन भी आप फाइनल याद रख सकते हो। तो देखो हमने वाई ए और एक्स ए दोनों के, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों के फेज में एक रिलेशन स्टैब्लिश कर लिया। बोलो चमका कि नहीं? जल्दी बताओ, क्या ए के लिए आपको समझ आया? बस सर कुछ नहीं करना है, राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू डाल्टन्स लॉ कर देना है। बोलो समझ आया? टेल मी क्विकली। शदरुल, विश्वजीत, समझ आया? बिल्कुल सर, ए के लिए आराम से निकाल सकते हैं आप। डाल्टन्स लॉ इज इक्वल्स टू राउल्ट्स लॉ कर देंगे, सारे रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएंगे। बोलो बच्चा। अच्छा वैसे ही अब सभी बी के लिए कर दोगे क्या? शत्रुल, टेल मी क्विकली। क्लियर है बच्चा आपको भी? सोचो। सर वैसे ही अब तो बी के लिए भी कर देंगे, बड़ी सिंपल है। तो बी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ ना लिख के बी को यहाँ से हटा देता हूँ। बी को मैं आगे लिख देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है इधर। आ जाओ, अब बी के लिए भी निकाल ले। फॉर बी सेम चीज भैया, राउल्ट्स लॉ इज इक्वल्स टू डाल्टन्स लॉ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आरएलडीएल। ठीक है, अब बी के लिए राउल्ट्स लॉ क्या हो सकता है? तो भैया बड़ी सिंपल है, वहां पी नॉट ए के लिए पी नॉट ए इंटू एक्स था, यहाँ पी नॉट बी इंटू एक्स भी हो जाएगा। अच्छा डाल्टन्स लॉ क्या हो जाएगा भैया? डाल्टन्स लॉ तो सर टोटल प्रेशर तो सेम ही रहने वाला है, बट इस बार वाई बी हो जाएगा क्योंकि वेपर फेज की बात कर रहा है डाल्टन्स लॉ में। ठीक है, तो भैया यहाँ से वाई बी मिल जाएगा, हमें कितना मिल जाएगा भैया? पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी टी। तो चाहे आप एक रिलेशन ये याद रख लो, या फिर अगेन वही मेरे साथ पीटी को खोल के लिख लो। पीटी को खोल के क्या लिख सकते हैं? वाई बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्या बात है सर, कितना ही बढ़िया बढ़ा दिया आप। समझ आया? जल्दी बताओ। अरे बहुत सिंपल है यार, क्या दोनों रिलेशन स्टैब्लिश हो गए आपके? ए बी आप दोनों के लिए कर ले जाएंगे। हम्म, जल्दी बताइए। कर ले जाएंगे आप? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब अगर कर ले जाएंगे ना, तो मेरे साथ एक सवाल कीजिए। क्या बात कर रहे हो सर, क्वेश्चन? बिल्कुल यार, मैं तो कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन है, टू लिक्विड्स हैव रेशियो पी ए अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, एट अ गिवन बिहेवियर, at a given behavior the ratio of mole fraction, the ratio of mole fraction in vapor phase, in
vapor phase of A and B is 4:3, then the mole fraction of B will be कितना होगा? ऑप्शन ए, इसमें ऑप्शंस है, ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ। 1/5, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 4/5 एंड ऑप्शन डी 1/4। चलिए, दिस इज अ PYQ, नीट 2019 का PYQ है। क्या बात है, आ जाओ भैया सॉल्व करो मेरे साथ। क्वेश्चन है, दो लिक्विड है, ठीक है, टू लिक्विड्स हैव रेशियो PA PB, ठीक है सर, दो लिक्विड है, उनके प्रेशर का रेशियो हमें दे दिया PA और PB, ठीक है, और वो कितना दिया हुआ है 1/3। एक गिवन एट ए गिवन बिहेवियर, हमें एक फिक्स बिहेवियर पे हमने ये देखा कि उन दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज के, मतलब ए और बी को वेपर फेज में अगर मैं कंसिडर करूं, मतलब सिंपल सी बात है कि वो जो लिक्विड है जब उनको हीट किया गया तो उसकी वजह से जो वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन पाया गया उनका, किसका, ए और बी का, वेपर फेज में, वो था 4/3। तो हमें मोल फ्रैक्शन बताइए बी का कितना होगा, ठीक है, हमें ये बताइए कि बी का कितना होगा, हमसे ये चीज पूछी गई है। कितनी पूछी गई है कि हमें बी का मोल फ्रैक्शन बताइए, मतलब हमसे सिंपली एक्स बी की वैल्यू पूछी गई है। किसकी? एक्स बी की। सोचो, वेपर फेज में उसने दे दिया, अब हमसे पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं है तो मान के चलो कि लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन पूछा है, मतलब एक्स बी निकालना है। अब हमने अभी अभी एक रिलेशन पढ़ा है, याद है पीछे, अभी भी हमने पीछे पढ़ा, क्या पढ़ा सर? हमने पढ़ा YA इज इक्वल्स टू, याद है, P0A इंटू एक्स ए अपॉन PT, और YB इज इक्वल्स टू पढ़ा P0B इंटू XB अपॉन PT। अभी भी हमने दोनों रिलेशन पीछे ही जस्ट पढ़ा है। सोचो कि सर हमें क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, YA अपॉन YB दिया है ना, देखो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ए और बी, इन दोनों का रेशियो, मतलब YA अपॉन YB दिया है 4/3। तो भैया अगर मैं इस YA और इस YB को एक वक्त के लिए डिवाइड कर दूं तो क्या मजा आ जाएगा क्या? तो आओ करके देखते हैं। तो जैसा ही आप YA अपॉन YB करेंगे, क्यों ऐसा किया? क्योंकि क्वेश्चन में भैया YA अपॉन YB दिया हुआ है, मतलब रेशियो दिया हुआ है सिंपली, तो रेशियो मतलब YA अपॉन YB डिवाइड में वो दिया हुआ है 4/3, इसलिए हमने क्या किया, दोनों YA और YB को एक बार जरा डिवाइड करके देखा, तो हमको ये चीज क्या मिला भैया, P0A इंटू एक्स ए अपॉन PT डिवाइडेड बाई B के लिए क्या हो जाएगा, P0B इंटू एक्स बी अपॉन PT। अब भैया टोटल प्रेशर से नीचे, टोटल प्रेशर से ऊपर कट गया, मतलब YA अपॉन YB कितना आया, सिंपली आ गया P0A इंटू एक्स ए अपॉन P0B इंटू एक्स बी, ठीक है। अब बोला गया है, ध्यान से देखो, एक और चीज ध्यान से देखो, क्या बोला गया है भैया, बोला गया कि टू लिक्विड जिनका पहले से जो प्रेशर है वो P और PB 1/3 दिया हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब कि जो लिक्विड फेज में जब वो था पहले से, तो उनका PA और PB दिया हुआ है 1/3। इसका मतलब सिंपली ये P0A और P0B ही है, बस घुमा के उसने लिखा है कि दो लिक्विड का प्रेशर PA अपॉन PB 1/3 है, मतलब P0A, यहां सिंपली कहने का मतलब ये है कि P0A और P0B इनकी वैल्यू 1/3 उसने क्वेश्चन में पहले से ही दे दी। तो अगर मैं लिखूं YA अपॉन YB और P0A P0B को मैं PA अपॉन PB मान के चलूं, तो मैं इसको 1/3 इंटू क्या लिख सकता हूं, XA अपॉन XB, बोलो लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब आपको मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर YA अपॉन YB तो दिया है 4/3, तो आप यहां पुट कर दो, तो मैं कहता हूं बिल्कुल पुट कर दो यार। तो YA अपॉन YB की जगह 4/3, ये 1/3 एक्स अपॉन एक्स बी, बट हमें क्या चाहिए, हमें सर सिर्फ एक्स बी चाहिए, एक्स से नहीं चाहिए। अब सोचो, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये 3 से 3 कट गया, तो एक्स ए अपॉन एक्स बी कितना आया, एक्स ए अपॉन एक्स बी आया 4। अच्छा सर, अगर मुझे एक्स बी चाहिए तो अगर मैं जरा उल्टा कर दूं, एक्स बी अपॉन एक्स ले लूं, तो क्या ये 1/4 हो जाएगा?
सोच के देखो भैया, x से अपॉन एक्स बी 4 है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, रेसिप्रोकल ले लूं, तो एक्स बी अपॉन एक्स से 1/4 हो जाएगा। बिल्कुल। तो भैया अगर मुझे यहां से एक्स पी चाहिए, तो एक्स पी क्या हो सकता है, 1/4 इंटू एक्स से। सोचो, इस एक्स से को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स बी क्या होता है, 1/4 इंटू एक्स से। याद रखो, हमने एक रिलेशन पढ़ा है, याद है मोल फ्रैक्शन जब मैं पढ़ा रहा था, कि सर एक्स ए और एक्स बी दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। बिल्कुल। तो अगर इस चीज को, इस एक्स बी की वैल्यू को उठा के अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए प्लस 1/4 इंटू एक्स ए इज इक्वल्स टू 1। जरा एल्सियम ले लो तो ये कितना हो जाएगा, सोचो, एल्सियम लोगे तो कितना हो जाएगा, 4x ए प्लस एक्स ए मतलब 5x ए अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक्स ए की वैल्यू कितनी आई, 4/5 आ गई। अब अगर एक्स ए आ गया, तो क्या मैं यहां पुट करके एक्स भी निकाल सकता हूं। सो एक्स बी इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू एक्स से कितना आया, 4/5। मतलब कट के एक्स बी की वैल्यू आ गई 1/5। और हमसे सवाल में क्या पूछा था, हमसे सवाल में यही तो पूछा था कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बी मतलब एक्स बी, तो क्या 1/5 ऑप्शन है। यस एब्सोल्युटली, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देखो कितना बढ़िया सवाल, और मैंने जो रिलेशन पढ़ाया उससे डायरेक्टली सॉल्व हो गया। बोलो समझ आया क्या, 1/5 कैसे आया, आपको समझ आया। बस मेरे पढ़ाए हुए सारे रिलेशन को फॉलो रखो, कुछ नहीं किया, सिंपल मैथ यूज किया है और कुछ भी नहीं। बोलो समझ आया, बता दो यार। विश्वजीत, क्या आपको क्लियर हुआ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमने एक्स से भी निकाल लिया, हमने एक्स भी निकाल लिया, बहुत आराम से एक्सप्लेन किया है मैंने। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक इन द सेंस कि अभी का खत्म हो गया ये वाला। वो ये है क्या, वो है रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और चैप्टर में आगे बढ़े, तो हमको क्या देखने को मिला, हमें अब एक और इंपॉर्टेंट बात जाननी पड़ेगी। कौन सा, आपने सुना भी होगा भैया, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। दो टाइप के सोल्यूशन, सोल्यूशन कितने टाइप के जो इस चैप्टर में हमें पढ़ने हैं, दो मेजर टाइप्स के। कौन सा भैया, भैया एक को कहते हैं आइडियल सोल्यूशन, और भैया एक को कहते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब क्या फर्क है भैया इसमें, एक को क्यों आइडियल कहते हैं, एक को क्यों नॉन आइडियल कहते हैं, आओ वही तो देख रहे हैं। अगर मैं आइडियल सोल्यूशन की बात करूं, तो बड़ी बेसिक सी बात है और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन है। क्या है भैया, आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं, एनी फॉर एनी कंपोजिशन। आप चाहे एक्स से एक्स बी का कोई भी कंपोजिशन ले लो, चाहे एक्स ए को ज्यादा ले लो, चाहे एक्स बी को ज्यादा ले लो। मतलब सिंपली कहने का मतलब ये कि कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज्यादा हो या सॉल्वेंट ज्यादा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी सोल्यूशन सिंपल लैंग्वेज में राउल्स लॉ को फॉलो करता है, तो हम उस सोल्यूशन को कहेंगे कि वो एक आइडियल सोल्यूशन है। मतलब कंडीशन क्या है, आइडियल होने की कंडीशन ये है कि भैया वो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। चाहे आप सॉल्वेंट की वैल्यू ज्यादा लो, चाहे सॉल्यूट की वैल्यू ज्यादा लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो ओवरऑल सोल्यूशन, चाहे ए की वैल्यू ज्यादा ले लो, चाहे बी की वैल्यू ज्यादा ले लो। अरे भैया सोल्यूशन में क्या होता है, ए या बी दो हो सकते हैं, ए को सॉल्वेंट बोला जाता है जनरली, और बी को डिनोट किया जाता है सॉल्यूट के लिए। तो भैया सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही तो सोल्यूशन बनाते हैं। तो कोई भी सोल्यूशन में, चाहे आप ए किसी भी अमाउंट में लो, बी किसी भी अमाउंट में लो, उसका सिंपल सा कंडीशन ये है कि अगर वो सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और राउल्स लॉ क्या कहता है कि भैया पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। मतलब अगर इस लॉ को फॉलो करता है कोई भी सोल्यूशन, तो वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहा जाएगा। तो बड़ी बात है, सिंपल सी बात है, एक लाइन लिख लो, क्या लिख लो, कि सोल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ फॉर एनी कंपोजिशन। एनी कंपोजिशन का क्या मतलब है कि भैया अगर कोई सोल्यूशन ए या बी से मिलकर बनाए, तो चाहे आप ए को ज्यादा ले लो, बी को कम ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। तो फॉर एनी कंपोजिशन
इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। ओके, मतलब आज से सर अगर हमसे इस चैप्टर में कोई पूछे कि व्हाट इज एन आइडियल सोल्यूशन, तो आप क्या बोलोगे? भैया आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है किसी भी कंपोजिशन के लिए। अच्छा, नॉन आइडियल, अरे साफ पता चल गया सर, अगर आइडियल राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होगा जो कि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। मतलब लिख लो, सोल्यूशन विच डज नॉट ओबे, ओबे मतलब फॉलो करना, आज्ञा मानना, मतलब सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि जो राउल्स लॉ के लॉ को एप्लीकेबल कराए, फॉलो करे, तो उसको हम कहेंगे आइडियल। और जो नहीं करता है, विच डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। चलो, खैर ये तो रही हमारी सिंपल डेफिनेशन वाली बात। बट आपको मजा नहीं आया होगा, क्यों? क्योंकि भैया थोड़ा मैथ वैथ से समझाते, थोड़ा इक्वेशन के टाइप में, तो आपको समझ भी आता। तो देखो, अब इसका सिग्निफिकेंस हम सीखते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा क्या है, आइडियल सोल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि इसमें क्या है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि एक सेकंड मैं स्लाइड ऐड, एक सेकंड, किसी भी सोल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भैया अगर कोई भी आइडियल सोल्यूशन होगा तो वो राउल्स लॉ को तो करेगा फॉलो, बट उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भैया उस आइडियल सोल्यूशन का जो भी ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर होगा, पी ऑब्जॉर्ब्ड का मतलब ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर। अब ये क्या नया फंडा है सर, ये कौन सा नया प्रेशर है, मैं भी बताता हूं। जब भी ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस सॉल्यूशन को, यानी P ऑब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू P राउल्स, तो हम कहेंगे कि वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और सेम चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो तो नहीं करता है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी कंडीशन जाननी है क्या, कि भैया अगर P ऑब्जर्व्ड मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के बराबर नहीं हो तो भी उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कह सकते हैं। मतलब सिंपल दो कंडीशन याद रखनी है, क्या? पहला, आइडियल सॉल्यूशन के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है, उसका सिंपल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका सिंपल सिग्निफिकेंस ये है कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर होगा अगर वो राउल्स के बराबर है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा सोल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो ना करे, बट साथ में एक और कंडीशन क्या आ गई कि भैया जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है अगर वो राउल्स के बराबर नहीं है तभी वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा अगेन, सर राउल्स लॉ का प्रेशर तो चलो समझ आता है, हम राउल्स लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, राउल्स का प्रेशर क्या होता है, पी राउल्स क्या है? अरे भैया राउल्स लॉ को लिख दो प्रेशर के फॉर्म में, वही है पी राउल्स। राउल्स लॉ का प्रेशर क्या है? राउल्स लॉ का प्रेशर है पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यही तो है राउल्स लॉ का प्रेशर। बिल्कुल, अरे इसी को तो कहते हैं प्रेशर ऑफ राउल्स। राउल्स लॉ क्या कहता है, यही तो कहता है कि पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसी को कहते हैं टोटल सोल्यूशन का प्रेशर या फिर राउल्स लॉ का टोटल सोल्यूशन का प्रेशर। तो पी राउल्स तो हमें पता है, बट ये पी ऑब्जॉर्ब क्या है, कैसे ऑब्जॉर्ब करें, हम पता कैसे करेंगे सर किसी सोल्यूशन में कितना वेपर प्रेशर है, कैसे पता करेंगे? क्योंकि यहां लिखा है ऑब्जॉर्ब, ऑब्जॉर्ब मतलब भैया पक्का एक्सपेरिमेंट करके पता किया गया होगा। और अगर एक्सपेरिमेंट वाला डेटा आपके राउट्स वाले डेटा के अगर बराबर आ रहा है तो आइडियल सोल्यूशन है। और अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है जिसका ऑब्जॉर्ब मतलब एक्सपेरिमेंट वाला प्रेशर राउट्स वाले प्रेशर के बराबर नहीं आ रहा है तो नॉन आइडियल है। कहने का सिंपल मतलब यही है। मतलब ये जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है भैया इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा। अब मैं भैया आपको समझाता हूं कि भैया ये ऑब्जर्व्ड प्रेशर हम कैसे पता करते हैं, कैसे निकालते हैं। अब मेरे साथ सोचो, एक सेटअप देखो मेरे साथ, क्या? मैंने एक कंटेनर लिया, बड़ी मजेदार वाली कंटेनर ले रहा हूं मैं, देखो मजा आएगा तुम्हें। मैंने एक क्लोज कंटेनर लिया है, ठीक है। इस क्लोज कंटेनर से ना मैंने एक यू शेप्ड की जिसको यू ट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यू शेप्ड ट्यूब ली है, इसको यू ट्यूब मैनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। मैंने क्या किया कि इसको एक कंटेनर से अटैच कर दिया, क्लोज्ड कंटेनर से एक यू शेप्ड की ट्यूब
मैंने क्या की, अटैच कर दी। इस ट्यूब के अंदर मरकरी भरा होता है। ये एक डिवाइस होती है। कैसी डिवाइस होती है? प्रेशर को नापने वाली डिवाइस होती है। इसको मैनोमीटर कहा जाता है, यू शेप्ड मैनोमीटर। अगर आपने थोड़ी सी भी क्लास 11th सीरियसली पढ़ी होगी तो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी कि प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इसको कहते हैं यू शेप्ड मैनोमीटर। इसका काम क्या होता है सर? इसका काम ये होता है ना कि ये जो मरकरी भरी होती है ना, इस मरकरी के लेवल को देख के, ये मरकरी है, इसके अंदर ये यूब शेप ट्यूब के अंदर मरकरी भरी होती है। इस मरकरी के लेवल को देख के हम प्रेशर का अंदाजा लगाते हैं कि कितना प्रेशर है। उसकी हाइट से प्रेशर क्या करेंगे, उस प्रेशर का अंदाजा हम लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा मैं इसको कम दिखा देता हूं। मान लो कि मरकरी का लेवल यहां है, ठीक है, इतना है मरकरी का लेवल, इतना है शुरुआत में। ठीक है, अब देखो हमने इसको क्लोज कंटेनर से क्यों अटैच किया? क्योंकि भैया हमने इस क्लोज कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन ले रखा था, ए प्लस बी का एक मिक्सचर तैयार कर रखा था, एक सोल्यूशन तैयार कर रखा था। हमने क्या किया कि इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा है, एक सोल्यूशन रखा है। ठीक है, अब इस सोल्यूशन को मैं लगा क्या, नीचे से हीट करने। अब जैसे ही हम इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो भैया प्रेशर बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। तो ये ऊपर जो आपको ये छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्या है भैया? ये वेपर ही तो है। ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वेपर बन गया। और ये वेपर बन गया मतलब यहाँ क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया, वीपी। तो भैया वेपर बना तो सरफेस पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। ऐसे मैंने, यही तो होता है वेपर प्रेशर, मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी। अब सोचो मैंने क्या किया है कि इसी क्लोज कंटेनर से ये यू शेप्ड मैनोमीटर लगा के रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही सर जितना आप इसको हीट करोगे उतना ये वेपर ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि ए और बी मान के चलो कि दोनों वॉलेटाइल सब्सटेंस है, तो वेपर ज्यादा बनाएंगे। तो जैसे जैसे वो वेपर ज्यादा बनाएंगे, लिक्विड के सरफेस से प्रेशर उतना बढ़ेगा। अब सोच के देखो, जब लिक्विड के सरफेस से प्रेशर, जब इस पूरे कंटेनर में खूब टाइटली प्रेशर लग रहा है चारों साइड से, तो सोच के देखो जब ये मरकरी के अंदर ये प्रेशर क्या हो रहा है, एग्जर्ट हो रहा है। अब ये प्रेशर एग्जर्ट होते हुए क्या होगा, मरकरी के इस सरफेस पे भी लगेगा। अब जैसे ही ये जो प्रेशर है, अंदर का प्रेशर, अंदर का वेपर प्रेशर इस मरकरी के इस पॉइंट पे धक्का देगा नीचे की तरफ, तो इधर वाला पॉइंट क्या करेगा, मरकरी का ऊपर जाएगा। सोचो, यहां से मरकरी नीचे जाएगी और यहां से मरकरी का लेवल ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये क्या है कि अंदर जो है वो वेपर प्रेशर कन्वर्ट हो चुका है। और इस जितना एक डिवाइस होती है, एक स्केल से मेजर करते हैं हम, तो ये जितना लेवल इनिशियल पॉइंट से, ये शुरुआत वाला पॉइंट था, जैसे ही हमने हीट किया, अब मान लो मरकरी का लेवल बढ़ के यहां तक आ गया, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मरकरी के लेवल में। तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या करते हैं कि स्केल से मेजर कर लेते हैं, और फिर वो स्केल कैलिब्रेट कर लेते हैं प्रेशर के टर्म में। मतलब सिंपली वो स्केल होती है, प्रेशर की स्केल होती है। तो जितना मरकरी का लेवल डिस्प्लेस हुआ उतना प्रेशर है। इसका मतलब कि भैया यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट से हमें क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट से हमें ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर मिल जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर। तो ऑब्जॉर्ब प्रेशर सिंपली क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। फिर से अगेन रिपीट करता हूं, एक हमने सेटअप लिया, एक क्लोज कंटेनर हमने लिया जिसका ऊपर से बंद था मुंह, ओपन नहीं, क्लोज्ड। हमने अंदर सोल्यूशन भर दिया और साइड से हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर लगा दिया जिसके अंदर मरकरी भरी हुई थी। ठीक है, वो यूट्यूब मैनोमीटर का काम क्या है भैया, जितना मरकरी का लेवल ऊपर या नीचे होगा उस हिसाब से एक स्केल आती है, प्रेशर स्केल। उस स्केल से हम प्रेशर को नाप लेंगे, क्योंकि मरकरी का लेवल ऊपर और नीचे कब होगा, जब भैया अंदर से कोई चीज उस पर प्रेशर लगाएगी। अब जैसे ही हमने क्या किया, इस सोल्यूशन को, जो कि ए और बी दोनों वोलेटाइल सब्सटेंस थे, जैसे ही हमने क्या किया, हीट किया इस सोल्यूशन को, अंदर खूब सारा प्रेशर बना। उस प्रेशर की वजह से मरकरी का जो लेवल है वो क्या हुआ, उस मरकरी के लेवल के जो फर्स्ट पॉइंट का जो लेवल है, इसको पॉइंट 1 मान लो मरकरी का, इसको पॉइंट 2 मान लो। तो फर्स्ट पॉइंट के जो लेवल है मरकरी पे, उस पे क्या हुआ, वेपर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसके वजह से सेकेंड साइड वाला जो मरकरी का लेवल था वो ऊपर गया। और जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना ऊपर गया, हमने क्या किया, प्रेशर स्केल से उस प्रेशर को मेजर कर लिया, और वही हमारा ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर है। तो अगर ये ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब सिंपल से कहने का मतलब ये है कि P ऑब्जॉर्ब्ड, शॉर्ट में OBS लिख रहा हूं, समझ जाना, OBS का मतलब P ऑब्जॉर्ब्ड है। अगर ये राउल्स लॉ के प्रेशर मतलब P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी, अगर इसके बराबर हो जाए, इट मीन्स जो आपने सोल्यूशन लिया है कंटेनर में वो एक आइडियल सोल्यूशन है। बट अगर यही ऑब्जॉर्ब्ड प्रेशर
बराबर ना हो किसके, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जो कि क्या है, ये क्या है, जो कि राउल्ट्स लॉ का प्रेशर है, मतलब पी राउल्ट्स है। तो ये एक नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मतलब ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर है तो आइडियल सोल्यूशन है, अगर बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है। तो आई थिंक अब आपको बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर, कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगर हुई है तो प्लीज एक्सप्लेन करो कि यस सर, एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अच्छा था, कैसे हम ऑब्जर्व प्रेशर निकालेंगे आपको समझ आ गया होगा। बोलो समझ आया, बता दो यार, क्लियर हो गया बच्चा? मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि यस सर आइडियल और नॉन आइडियल में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, कैसे पहचाने। अभी तक तो सब बातें बता के चल जाते एक डेफिनेशन, बट वन लाइन का डेफिनेशन नहीं, हमें समझना था कि सर ऑब्जर्व्ड राउल्ट्स लॉ के बराबर है तो आइडियल, अगर नहीं है तो नॉन आइडियल, और कैसे ऑब्जर्व करेंगे प्रेशर को, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया है डायग्राम के थ्रू खुद बना के। चलो समझ आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है, तो अब शॉर्ट में एक चीज लिख लो इधर साइड में, शॉर्ट में लिखा देता हूं। अब इसी में आगे जब आप जाओगे तो पहले लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं। उसी में कंडीशन क्या है भैया, इफ ऑब्जर्व्ड प्रेशर मतलब पी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो ये कौन सा केस है भैया? भैया ये केस है आइडियल सोल्यूशन का। किसका केस है? आइडियल सोल्यूशन का। बट अगर इफ, अब यहां से दो कंडीशन निकलेगी क्या भैया? आइडियल सोल्यूशन तो सिंपल है, अगर ऑब्जर्व प्रेशर राउल्ट्स लॉ के बराबर तो आइडियल सोल्यूशन। बट नॉन आइडियल जो सोल्यूशन होता है इसके दो अलग सब पार्ट होते हैं, जिसको बोला जाता है, एक को पॉजिटिव डेविएशन शो और एक को बोला जाता है निगेटिव डेविएशन शो। अब आपने सुना होगा ये पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन, निगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। मैं आपको सब कुछ बताता हूं बट मेरे साथ नोट करो। इफ P observed is not equals to P naught A into XA प्लस P naught B into XB, अगर ऐसा है तो ये क्या है? ये नॉन आइडियल है। बट अगेन इस नॉन आइडियल में दो पार्ट होते हैं, कौन सा? एक तो कहा जाता है पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, मतलब ये जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और एक निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन क्या है सर? कंफ्यूजन हो रहा होगा। मतलब समझ लो कि आइडियल सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है सर, कि सर अब्जॉर्ब प्रेशर राउल्ट्स लॉ के बराबर तो आइडियल है, बट नॉन आइडियल अगर बराबर नहीं है तो उसके अंदर दो और कंडीशन बन जाती हैं, दो और सब पार्ट बन जाते हैं। और वो सब पार्ट क्या है? पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल और नेगेटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, आपने जरूर सुन रखा होगा। अब ये पॉजिटिव डेविएशन का सिंपल मतलब क्या है और नेगेटिव डेविएशन का सिंपल मतलब क्या है वो समझो मेरे साथ। सोचो, अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के बराबर नहीं है तो दो ही कंडीशन हो सकती है, क्या? कि अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर ग्रेटर हो जाए राउल्ट्स लॉ के प्रेशर के, मतलब पी नॉट ए इंटू एक्स ए और पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्या 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 क्या? फिर से रिपीट करो भैया, अगर बराबर नहीं है तो दो ही चीज हो सकती है, अगर बराबर है तो आइडियल है, वो तो सिंपल है। बट अगर बराबर नहीं है तो दो चीज हो सकती है, क्या भैया? एक तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ से बड़ा हो सकता है और एक तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ से छोटा हो सकता है। हाँ, तो उसी को तो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन कहा जाता है। इसका मतलब सिंपल कहने का मतलब क्या है कि अगर बराबर नहीं है तो नॉन आइडियल तो है, बट उसमें भी दो और सब केस है। वो केस क्या है कि अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स के प्रेशर से बड़ा हो गया तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, और अगर ऑब्जर्व्ड प्रेशर राउल्ट्स लॉ के प्रेशर से छोटा हो जाए तो हम कहेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन
निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। अरे भैया अगर इक्वल नहीं है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो ऑब्जर्व प्रेशर जो हमने निकाला वो बड़ा आ गया जो हमने कैलकुलेट किया उससे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व प्रेशर हमारा जो आया वो कैलकुलेटेड प्रेशर से, इसको पीक कैलकुलेटेड भी कहा जाता है। तो बहुत सारे बुक कैलकुलेटेड भी लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पी राउट्स का मतलब क्या है कि भैया राउट्स का फॉर्मूला यूज किया और कैलकुलेट किया। तो बहुत सारे बुक पी ऑब्जर्व्ड या फिर पी कैलकुलेटेड लिखते हैं, मैंने यहाँ पी ऑब्जर्व्ड और पी राउट्स लिया है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि भैया जो पी प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर होगा अगर वो बड़ा हो जाए किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो मैं इस केस को कहूंगा इट इज निगेटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वैसे ही अगर ऑब्जर्व प्रेशर छोटा हो जाए किससे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स सी बी, तो इसको मैं कहूंगा, सॉरी इसको मैं कहूंगा निगेटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल। और अगर प्रेशर बड़ा हो जाए पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो इसको मैं कहूंगा पॉजिटिव डेविएशन शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आई थिंक आपको अब एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यस सर पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है और नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है। अगर बन गई अंडरस्टैंडिंग तो प्लीज लेट मी नो कि यस सर पॉजिटिव डेविएशन आप कहीं भी यूज करेंगे तो हम समझ जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन आप कहीं भी यूज करेंगे तो हम समझ जाएंगे। ये आइडियल और नॉन आइडियल के क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। बोलो समझ आया? अच्छा इससे पहले पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन आपने सुना था, आपको समझ आया था कि इसका मतलब क्या होता है? सच सच बताना, अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा क्लास 12 के अंदर, अभी लेटेस्टली पढ़ा होगा, तो क्या आपको उस वक्त पता था कि ये सर पॉजिटिव डेविएशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है या नेगेटिव, या फिर बस पढ़ते गए थे फ्लो में और पढ़ लिया था सर? क्योंकि ऐसा अक्सर बच्चों के साथ होता है। क्या जी? बस फ्लो में पढ़ते गए बस फ्लो में ओके, अब तो क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बन गई, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनी। अब समझ आया होगा कि यस सर व्हाट इज मीन्ड बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव डेविएशन। चलिए, तो अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की कहानी आपको आज के लिए क्लियर है, तो आज के सेशन की समाप्ति हम यही करते हैं। आगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की और बातें होंगी और डिस्कशंस होंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और एक और चीज, क्लास की टाइमिंग मैं आप पे डिस्कस करता हूं अभी, ठीक है? चलिए फिर एंड किया जाए सेशन को।